सो हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि ओलंपियाड 2011 में पूछा गया है दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। देन फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये थी पहली बात। एक और बात सुनो। नॉर्मली जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, वो पहले क्या मैं एक बार सॉल्व करता हूँ फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी कम रहे, है ना। इस क्वेश्चन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने एक भी बार सॉल्व नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो हो सकता है बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, ये थी दूसरी बात। तीसरी बात ये कि मैं जानबूझ के इस बार ये रॉ फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो एक टीचर होता है वो कैसे क्वेश्चन को पढ़ता है, क्या क्या करता है, कैसे वो क्वेश्चन में आगे बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आप इस वीडियो की हेल्प से सीखो। तो इस वजह से जानबूझकर मैंने इस क्वेश्चन को अभी एक भी बार सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। फिगर शोज अ मैकेनिकल सिस्टम फ्री फ्रॉम एनी डिसिपेशन, मतलब क्या कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है दो स्फीयर्स होते हैं ए और बी, दोनों का मास सेम है। काम की बात ये अंडरलाइन करेंगे, इक्वल मास है दोनों का, ये दोनों का मास सेम है। फिर एक यूनिफॉर्म कनेक्टिंग रॉड है जो जिसकी की लेंथ 2r है और मास 2m, मास 2m नहीं सॉरी मास 4m है। इस रॉड की बात कर रहा है ये मास 4m है। टोटल लेंथ 2r है, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो डिस्टेंस होता होगा इसको मैं सिंपल r बोल सकता हूँ। फिर कहता है कि जो कॉलर है वो मासलेस है। कॉलर कहाँ है समझ नहीं आ रहा मुझे, तो डायग्राम देखूंगा। ठीक है, इसको बोलता है कॉलर। तो कॉलर का कोई मास नहीं है। वैसे अगर मास रख भी देता कॉलर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है, क्योंकि इस एरो को देख के मैं गेस कर पा रहा हूँ कि रोटेशन की कुछ बात की जाएगी आगे जाके। तो अगर ये ऐसे रोटेट करता भी तो कॉलर का तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं आता। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने गेस किया इतना पढ़ के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। फिर कहता है कि ए के जस्ट ऊपर से एक टनल होती है। कहाँ है टनल? अच्छा, ये टनल है, ये एक टनल है। और टनल के अंदर भी मुझे एक बॉल दिखाई दे रही है, हो सकता है इसके बारे में आगे लिखा हो। हाँ, और इस टनल से बहुत सारी बॉल्स को फ्री फॉल करवाया जाता है, नहीं फॉल करवाया जाता है वर्टिकली। और जो बॉल है उसका मास भी क्या है, m है। इसका मास भी क्या रहेगा, m। तो ये जो मास है इसका भी कितना है, m है। ये थोड़ा सा ग्लिची सॉफ्टवेयर है इसलिए मैं रुक गया था। एक मिनट है, इसको मैं सही कर दूं। हाँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है। एक और काम की चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी, वर्टिकली एट सुटेबल इंटरवल्स। तो ये तो एक ही बॉल थी। अच्छा नहीं, ये एक और ज़रूरी बात, एक बॉल को ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी बॉल्स को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद। फिर आगे क्या कहता है, द फॉलिंग बॉल्स कॉज द रॉड एंड अटैच्ड स्फीयर्स टू रोटेट। ठीक है, मतलब बॉल जो है ऊपर से आकर के भिड़ेगी ए पर, कोलिजन होगा, देन उसकी वजह से रोटेशन आएगा। फिर कहता है द स्फीयर बी व्हेन रीचेस द पोजीशन नाउ ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर ए सफर्स अ कोलिजन फ्रॉम अनदर फॉलिंग बॉल एंड सो ऑन। और ऐसा चलता रहता है। यहाँ बात थोड़ी सी समझ नहीं आई मुझे, समझ में ये नहीं आया। अच्छा ठीक है, आ गया। मैं ये सोच रहा था कि ये जो टाइम होता होगा, ये पूरा ऐसा घूमने का टाइम, ये टाइम 2 पाई/ओमेगा मैं लिख सकता हूँ या नहीं, मन में मैं ये सोच रहा था इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा। तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम रहेगा आफ्टर कोलिजन, इस पर कोई टॉर्क तो होगा नहीं, है ना, इस पर कोई टॉर्क नहीं होगा। इसका जितना टॉर्क आता होगा mg का, उतना ही टॉर्क इसका आता होगा। तो टॉर्क तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाता होगा, इस वजह से अल्फ़ा भी ज़ीरो होता होगा। इसलिए टाइम पीरियड में 2 पाई/ओमेगा के टर्म्स में सोच सकता हूँ। मेरे मन में ये चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, जब स्फीयर बी घूम करके एक ही जगह चला जाता है। देखो भाई, किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा हो कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है। लेकिन मुझसे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक ऐसा वीडियो डालो जिसमें आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है हम वो समझ पाएँ, तो इस वजह से मैं कुछ ऐसा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो कहता है जो बी है वो एक ही जगह घूम करके आ गया, ऐसा हुआ, और जब ये यहाँ आता है तो इसके ऊपर एक और बॉल ड्रॉप कर दी जाती है। फिर जो बॉल ऊपर से गिरती है उसकी वेलोसिटी v होती है। नॉर्मली क्या मुझे v अच्छा नहीं लगता, मैं v फाइनल चीज़ों में यूज़ करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटीज़ के लिए मुझे u यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसकी वेलोसिटी को मैंने u मान लिया। ठीक है, भले वो v कह रहा है, मैंने u मान लिया। फिर कहता है सभी कोलिजन जो है इलास्टिक है। ये बहुत अच्छी बात लगी। देखो स्टार्टिंग में इसने बोल दिया कोई डेसिपेशन नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर बाद में कह दिया कोलिजन भी इलास्टिक है। कहने का मतलब मैं खुशी से यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, ये मैंने मन में सोच लिया। फिर आगे बढ़ा मैं, द स्फीयर्स एज वेल एज द फॉलिंग बॉल्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी पॉइंट मासेस। अब इस स्टेटमेंट का क्या यूज़ है सोचो ज़रा। कहता है कि जो स्फीयर्स हैं और जो फॉलिंग बॉल है उनको आप पॉइंट मास मान सकते हो। इसका ये अर्थ है कि जब आप ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना। आप ये नहीं करोगे 2/5 mr² प्लस md²। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ए है उसको क्या मानना है, पॉइंट मास मानना है। तो अगर पॉइंट मास मानना है तो सिंपल md² अपन लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर ज़रूरत पड़ी तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब था, पॉइंट मास है ये। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ω_i+1 ऑफ द असेंबली इन टर्म्स ऑफ ω_i v एंड r वेयर ith बॉल हैज स्ट्रक इट। अच्छा, आई थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, अगेन थोड़ा फेमिलियर नहीं लगता, तो अपन ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आसान भाषा में हमसे ये पूछना चाह रहा है। किसके टर्म्स में? ये हमसे पूछना चाहता है f ऑफ ω_n, u, r के टर्म्स में। ठीक है, और ये तब की बात की जा रही है जब nth कोलिजन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फाइनली क्वेश्चन अपन ने समझ लिया। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली मैं nth कोलिजन में तो कूद के नहीं चला जाऊंगा, है ना। पहले तो मैं ये सोचूंगा कि भाई पहली टक्कर में क्या हुआ, फिर सोचूंगा दूसरी टक्कर में क्या हुआ, और ऐसे चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको मैं सिंपल व्यू बनाऊंगा बस। जो सिंपल व्यू इसका ये है वो ये हो सकता है कि कुछ ऐसा बनेगा। तो ये था अपना ए और ये था बी, और यहाँ से एक बॉल आती है ऊपर से ऐसे किसी स्पीड से। ये वीडियो लेंदी होने जा रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है 35-40 मिनट का चला जाए। तो यू से आके भिड़ेगा। कोलिजन कैसा रहेगा, इलास्टिक। तो ये है इनिशियल डायग्राम जस्ट बिफोर द कोलिजन, और जस्ट आफ्टर द कोलिजन का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो मैं ये मान लूँगा कि ये ऐसा ओमेगा से घूम चुका है, और जो बॉल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v हो चुकी है। ठीक, तो अब मेरे पास देखो दो अननोन है, एक v और ओमेगा, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। बहुत ही आसान है। एक तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस क्रॉस या फिर हिंज, और दूसरा हो जाएगा अपना e का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं पहले e का फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ। e का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है। इलास्टिक कोलिजन बोला है तो e = 1 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूं तो उन पॉइंट्स का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखा जाता है जहां पर कोलिजन होता है। ठीक है, तो जो a है इसका वेलोसिटी कितना होगा, ω_r, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r था, ये डिस्टेंस भी r था, याद होगा अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो मैं क्या लिख सकता हूं, वो मैं लिख सकता हूं v - ω_r। नहीं, गलत कहा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल रहा हूँ ना। अगर सेपरेशन बोल रहा हूँ मतलब ω_r का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, ω_r - v, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा जो कि कितना है, u है। तो यहाँ से मुझे मिला ω_r - v = u, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा मैं लगाऊंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हिंज के अबाउट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है MU/L/2 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इस क्रॉस के अबाउट जो बॉल है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब घूम नहीं रही है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आप समझते होगे, राइट हैंड थंब रूल से आता है। तो ये होता पोजीशन वेक्टर और ये होता मोमेंटम। तो जब मैं ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट करता तो ये क्लॉकवाइज दिखता। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा -MU/L/2। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मुझे दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। एक तो होगा I ओमेगा, ये रहा असेंबली का, जो स्फीयर्स और रॉड की असेंबली थी उसका I ओमेगा, और एक होगा पार्टिकल का। I ओमेगा में ओमेगा भी नेगेटिव लिखूंगा क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है, और एक हो जाएगा पार्टिकल का जो कि होगा MV/L/2। ऐसा हुआ। अब यहाँ I लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लिखता हूँ स्फीयर A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², B का भी mr²। तो A और B का एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, जो कि होना चाहिए 2mr²। प्लस रॉड का लिखूंगा। रॉड का मास शायद 4m था, भूल गया मैं, हाँ 4m है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m, इसकी लेंथ विच इज 2r, L²/2l, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो, हाँ ये लेंथ बाय 2 ना लिख करके मुझे सीधे r लिख देना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r ही है ना यहाँ पे भी इनिशियल डायग्राम में। या लेंथ बाय 2 से भी सोच सकते हो, लेंथ कितनी है 2r है, तो लेंथ का आधा कितना होगा r। तो ये मैंने थोड़ा सा सुधार दिया। तो ये दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, m कैंसिल हो जाएगा, LHS में सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है u बचना चाहिए, और RHS में देखो क्या बचेगा, ये 4 3 जा गया और फिर 2 का स्क्वायर, ये 4/3। तो ये बना 2 + 4/3। उसके बाद एक ओमेगा r जरूर होता होगा और प्लस v होता होगा। कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 10/3 बनेगा ये, है ना। तो ये बना v + 10/3 ओमेगा r = u। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इन दोनों को अपन ऐड कर दें अगर, तो v कटेगा और ओमेगा आएगा। तो मैंने 1 + 2 कर दिया, तो यहाँ से v कट गया। तो क्या बनेगा, ये बनेगा कितना, 13/3 ओमेगा r = 2u। तो यहाँ से मुझे ओमेगा मिला, जो कि कितना होगा 6u/13r। अब ये जो ओमेगा आया है ना, इसको मैं ओमेगा 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि पहला कोलिजन हुआ था उसका ओमेगा है। ठीक है। अभी मेहनत अपनी खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ एक कोलिजन सॉल्व किया है ना। अब अगला कोलिजन सॉल्व करते हैं। यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, ये पहला कोलिजन था, फर्स्ट कोलिजन। अभी मुझे नहीं पता कि ये सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं सिंपली ये सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं क्या कम से कम क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो, ये था पहला कोलिजन। अब आते हैं अपन सेकेंड कोलिजन की तरफ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था साफ साफ कि जब बी जो है रोटेट करके ए के तरफ चला जाता है, मतलब ए और बी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, तब यहाँ पर एक और बॉल आकर के भिड़ती है, अगेन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पर ऑलरेडी एक ओमेगा प्रेजेंट है। ओमेगा इनिशियल ना बोल करके ओमेगा 1 ही रहने दो। और जब एक कोलिजन हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसको मैं ओमेगा 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक। फिर से इसका जो वेलोसिटी है उसको मैं एक काम करता हूँ v2 बोल दे रहा हूँ, और यहाँ पर पहले कोलिजन में जो वेलोसिटी था उसको चलो v1 बोल देते हैं। हो सकता है वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़े बाद में, इसलिए पहले से रेडी रहो। ठीक है। तो पार्टिकल जो था उसकी, मतलब जो पहला कोलिजन था उसमें हमने इसको v1 माना था, दूसरे वाले में v2 माना है। फिर से लगाऊंगा वही e के फॉर्मूले। ठीक है। तो फिर से लिखा देखो, E = 1 = अगेन मैं सेपरेशन लिखूंगा। सेपरेशन फिर से वही होगा, ओमेगा r - v2, और जो अप्रोच होगा
अब अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो बी है उसके पास तो ऑलरेडी वेलोसिटी है ना, क्योंकि अब तो रॉड ऑलरेडी रोटेट कर रही थी, है ना। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा यहाँ पर वो हो जाएगा कितना, u माइनस ओमेगा 1r। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ओमेगा आर माइनस वी टू इज इक्वल टू यू माइनस ओमेगा 1r, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फिर से वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगने जा रहा है। तो लगाते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो, तो जो एक काम करो, इनिशियल पहले फाइनल लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लगाया एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। हाँ, ऑलरेडी आई हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था आई, ये रहा देखो आई वाला पार्ट। तो आई हमारा आया था 10/3। तो अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखेंगे अपन, 10/3 mr² इंटू ओमेगा 2 विद अ नेगेटिव। अब मैं थोड़ा और फास्ट कर रहा हूँ, मैं माइनस भी नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पहले से पता है सब कुछ ही तो क्लॉकवाइज है, तो सारे माइनस कट नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा अब मैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैंने रॉड असेंबली का लिख लिया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैंने पार्टिकल का भी लिख लिया mv2r। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड असेंबली का आई ओमेगा, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का mur, ऐसा हुआ। फिर से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल की जाएंगी और ये बनेगा 10/3 ओमेगा 2r प्लस वी टू इज इक्वल टू 10/3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1r प्लस u। तो ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को फिर से ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, देखो फिर से v2 कट जाएगा, है ना, और ये फिर से हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ तो लिखना भूल गया हूँ, हाँ यहाँ ओमेगा 2 होगा ना, ओमेगा 2, हाँ। तो 1 और 2 को फिर से ऐड कर दूंगा तो जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो बनेगा 13/3 ओमेगा 2r इज इक्वल टू 2u प्लस 7/3 ओमेगा 1r, ऐसा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 और 2 को ऐड किया है, मन में ऐड किया, एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 7/13 ओमेगा 1 प्लस 6u/13r, ऐसा मिला। तो ये मुझे ओमेगा 2 का वैल्यू मिल गया ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो अगर ओमेगा 2 का वैल्यू ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में ये है, तो जो ओमेगा 3 होता होगा वो ऐसा होना चाहिए। ज़रा सोचो, मतलब मैं सेकेंड कोलिजन के लिए सॉल्व करूं, चाहे थर्ड कोलिजन के लिए, चाहे फोर्थ कोलिजन के लिए, जो इक्वेशंस होती होंगी वो तो इसी टाइप की बनती होंगी ना। तो मैथमेटिकली तो सारे एक जैसे ही हैं, तो जो रिजल्ट आएंगे ना वो भी एक जैसे ही होंगे। तो जैसे ओमेगा 4 में लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो ये अपना शायद फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, जिसमें कि हमसे क्या पूछा था, ओमेगा n+1 पूछा गया था। तो मैं ओमेगा n+1 बोल सकता हूँ 7/13 ओमेगा n प्लस 6/13 u/r, ठीक है। तो ये शायद अपना ए का आंसर आ चुका है। एक बार आंसर चेक करते हैं सही है या नहीं। आंसर मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिखे थे, हाँ, तो देख सकते हो अपना आंसर सही है ना। ओमेगा आई को ही हमने क्या कहा था, ओमेगा एन, और वी को हमने क्या कहा था, यू। तो 7/13 देन 6/13, एक बार और चेक कर लूँ, 7/13 6/13, ठीक है। तो देखो अपना जो ए है वो तो सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर बी में आते हैं। बी में क्या पूछा है, कहता है द रोटेटिंग असेंबली इवेंचुअली अज्यूम्स कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इस ओमेगा को बताओ। तो मुझे लगता है ये बहुत इजी है, कुछ ऐसा है, देखो जैसे जैसे यहाँ पर कोलिजन्स होते जाएंगे, एक काम करता हूँ नया डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पर कोलिजन्स होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा, और ओमेगा बढ़ते 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 एक ऐसा ओमेगा जरूर मिलेगा जब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो कि ओमेगा आर है वो यू के इक्वल हो जाती होगी। यू उसकी वेलोसिटी है जो कि ऊपर से फॉल कर रहा है ना।
तो ये जो ओमेगा है ये तो समय के साथ बढ़ता जाएगा, तो ओमेगा इंक्रीज करते करते कभी ना कभी ओमेगा आर का वैल्यू इतना जरूर हो जाएगा जब u बराबर ओमेगा आर होगा, है ना। और जब u बराबर ओमेगा आर हो जाएगा तो इसका और इसका कोलिजन ही नहीं होगा, और जब फिर कोलिजन ही नहीं होगा तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाता होगा। तो यही वो कांस्टेंट ओमेगा है ना। यहाँ से जो ओमेगा मिलेगा वही क्या होगा, कांस्टेंट ओमेगा, जो कि इसका सेकेंड पार्ट हमसे पूछता है। तो इसके सेकेंड पार्ट का आंसर भी अपना आ चुका है। ठीक है, एक बार चेक करूँ, हाँ वही है v बाय आर, मतलब कि v को ही हमने u बोला था ना, तो आंसर आ चुका। अब देखो a और b मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। अब ज़रा इसका तीसरा पार्ट देखो, तो क्या कहता है, सॉल्व द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट a टू ऑब्टेन ओमेगा आई मतलब कि ओमेगा n इन टर्म्स ऑफ आई वी एंड आर मतलब कि वही n u एंड r। तो इनके टर्म्स में हमको एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा हिंट तो यही मिल गया कि जो a में आया है उसी को सॉल्व करना है, हमको कुछ एक्स्ट्रा अलग से दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है सेम टू सेम वैसे ही मैं करने जा रहा हूँ। देखो अपना जो a वाला आंसर है वो कहाँ गया, यहाँ कहीं आया था, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा n इज इक्वल टू 7/13 ओमेगा n माइनस 1 प्लस 6u/13r। अब मेरा एक दिमाग ये चल रहा है कि जो 6u/13r है वो ओमेगा 1 था ना, तो बार बार 6u/13r लिखने से अच्छा इसको ओमेगा 1 लिख दूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने लिख दी। इसकी हेल्प से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि चलो ओमेगा 2 लिख के देखूँ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो मुझे आइडिया आ रहा है कि चलो ओमेगा 2 लिखूँ। तो ओमेगा 2 आएगा 7/13 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1। ठीक, फिर सोचा कि चलो ओमेगा 3 लिखता हूँ, तो ओमेगा 3 आएगा 7/13 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। फिर सोचा कि चलो ओमेगा 4 लिखता हूँ, तो वो आएगा 7/13 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 1। इसके आगे मैं नहीं जाना चाह रहा, मुझे लगता है कि इसके बाद हो सकता है कोई ना कोई ट्रेंड मुझे यहाँ पर मिल जाए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओमेगा 4 को ही सॉल्व कर रहा हूँ विच इज़ 7/13 देन ओमेगा 3। ठीक है, तो ये ओमेगा 3 का जो वैल्यू है मैंने यहाँ से उठा के रखा। ठीक है, तो देखो कितना है ओमेगा 3, डिफरेंट कलर यूज़ कर लूँ, तो ओमेगा 3 है 7/13 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। ठीक है, और ये वाला ओमेगा 1 अलग से लिख दिया प्लस ओमेगा 1। अब ये खाली जगह पे क्या रखना है मुझे, इस खाली जगह पे मुझे ओमेगा 2 रखना है। तो अगेन जो ओमेगा 2 है वो यहाँ से उठा के रख दूंगा, है ना, ऊपर लिखा हुआ है ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 लिखा जो कि है 7/13 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे दिखता है 7/13 का क्यूब ओमेगा 1 प्लस 7/13 का स्क्वायर ओमेगा 1। सही लिख रहा हूँ ना, हाँ, क्यूब आएगा फिर स्क्वायर आएगा फिर पावर 1 आएगा, 7/13 की पावर 1 ओमेगा 1 और आखिरी में एक ओमेगा 1। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी, ये जो ट्रेंड है जीपी जैसा दिख रहा है मुझे कुछ, है ना, वो शायद अगर मैं सिर्फ ओमेगा 3 बस भी लिखता तो उसमें भी मुझे दिख जाता। कोई बात नहीं, अब लिख लिया तो ठीक है। तो देखो मैं ये कह सकता हूँ कि चलो 7/13 को अपन के बोल दे रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओमेगा 4 आया है वो आया है के पावर 3 ओमेगा 1 प्लस के पावर 2 ओमेगा 1 प्लस के पावर 1 ओमेगा 1 प्लस ये जो लास्ट वाला ओमेगा 1 है ना, मेरा मन कर रहा है इसको ऐसा लिखने का, के पावर 0 ओमेगा 1 ऐसा। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि देखो जब यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ओमेगा n होता होगा वो के पावर n-1 ओमेगा 1 देन के पावर n-2 ओमेगा 1 एंड सो ऑन करते करते फाइनली
के स्क्वायर ओमेगा 1 देन के पावर 1 ओमेगा 1 देन के पावर 0 ओमेगा 1 पे एंड होता होगा। ठीक है, अब ये सिंपल सा जीपी बन चुका है, इसको आप ऐड कर सकते हो। एक बार मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ ओमेगा 1 कॉमन करके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस के स्क्वायर ऐसे 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 के पावर n माइनस 1। ठीक है, ओमेगा 1 का वैल्यू रख दिया जो कि 6u/13r था, और जीपी का फॉर्मूला लगा दिया तो बनेगा 1 माइनस के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। देन के कितना था, के शायद 7/13 था, देख लूँ एक बार, हाँ वही था। तो के को भी रख दूंगा अगर मैं, तो देख सकते हो डिनोमिनेटर में जब मैं के का वैल्यू रखूँगा तो ये 6/13 कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। और ये मुझे मिलेगा फिर u/r 1 माइनस के पावर मतलब 7/13 पावर n माइनस 1। तो ये अपना आंसर आ गया सी पार्ट का। चेक करें, भगवान करे सही हो। क्या है आंसर इसका, u/r 1 माइनस 7/13 पावर n। क्यों मैच नहीं किया क्या, अपना पावर n माइनस 1 आया ना। एक बार फिर से देखो आंसर। अच्छा ठीक है, ये लोग कितने चालाक होते हैं ओलंपियाड वाले। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा इसने अपन से, क्वेश्चन में ये सी है ना, हाँ क्वेश्चन में हमसे पूछता है ओमेगा एन, है ना और आंसर की में क्या दे दिया इसने, ओमेगा n+1 दे दिया। ध्यान से देखो अगर तो, है ना, तो मतलब इनडायरेक्टली अपना आंसर मैच कर चुका है। ओमेगा n पूछ करके ओमेगा n+1 पूछ रहा है। कहीं मैंने गलती से ओमेगा पावर n+1 ना बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अगर मैंने ओमेगा पावर बोल दिया तो, है ना, पावर में नहीं है तो पूछता है ओमेगा n और आंसर की में ये दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा n अपना आ चुका है तो वहाँ से हम ओमेगा n+1 भी निकाल सकते हैं, है ना। भाई जब हमको f(x) पता है तो f(2x) 3x क्या बड़ी बात है। तो कुछ नहीं, इसी में मैं क्या करूँगा, n की जगह n+1 रख दूँगा, तो ये बन जाएगा u/r ब्रैकेट 1 माइनस 7/13, n की जगह n+1 रख दिया है मैंने। तो ये देख सकते हो अपना आंसर मैच कर गया है ना, u/r 1 माइनस 7/13 पावर n। कितने चालाक होते हैं ओलंपियाड वाले, है ना। मतलब f(x) पूछ करके आंसर किसका दे रहे हैं, f(x+1) का, है ना। तो ये अपना जो तीसरा पार्ट है इसका आंसर भी मैच कर चुका है। बचा चौथा, तो मैं सोच रहा हूँ कि फोर्थ वाला पार्ट आप ही लोग सॉल्व करो। जब 3 मैंने सॉल्व करके बता दिए तो जो फोर्थ है वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये बन जाता है तो सिंपल है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो बन गया। ठीक है, तो मान के चलते हैं समझ में आया सभी को, वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।